नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले बात उधम सिंह नगर की कर लेते हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में आज बड़ा मामला सामने आया है। बड़ी खबर वहां से, बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के कार सेवा प्रमुख थे बाबा तरसेम, जिनकी गोली मारकर आज सुबह 6 बजे के करीब हत्या कर दी गई। खटीमा में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 2 अज्ञात हमलावरों ने उनको गोली मारी। इस पूरे घटना का जो वीडियो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पहले 2 हमलावर वहां पर पहुंचते हैं गुरुद्वारे के बाहर और बाबा तरसेम को गोली मार देते हैं, जिसके बाद पुलिस भी अब मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। घटना को अंजाम देकर हत्यारे फरार हो जाते हैं। हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं हत्या की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। बता दें कि 1 महीने पहले ही बाबा तरसेम ने हत्या की आशंका जताई थी और प्रशासन से प्रोटेक्शन की मांग की थी, जिसके बाद आज ये बड़ा मामला सामने आता है। हम लोगों के पास करीब 7 बजे के लगभग सूचना आई थी कि आज उससे करीब आधा पौन घंटा पहले लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच में नानकमत्ता गुरुद्वारे में 2 नकाबपोश हमलावर घुसे और इन्होंने जो वहाँ डेरे के पुराने प्रमुख जी रह रहे थे बाबा तरसेम सिंह जी, उन पे गोलियां चलाई और उनको घायल अवस्था में खटीमा में अस्पताल में ले गए थे। पर अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है थोड़ी देर पहले कि संभवतः वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर घटना है। नानकमत्ता गुरुद्वारा हमारे प्रदेश के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और वहाँ पर घुसकर जिस तरह से ये हत्या की गई है, ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। सुबह 6 बजे बाबा जी डेरे में बैठे थे नानकमत्ता डेरे में। वहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनको गोली मार दी और उनकी मृत्यु हो गई है। उन्हें स्वस्तिक हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। इनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा और अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर इशू सब नॉर्मल है और पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनके खिलाफ उनके जांच करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। 6:30 और 6 से 15 और 6 के 6:30 के बीच में 2 लोग एक बाइक में आते हैं और 2 सेकंड के अंदर बाइक को मुड़ाने के दौरान बाबा जी डेरे के अंदर आके बाबा जी एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं। बिना बात करे, बिना कुछ करे, सीधे तौर पे गोलियां चलती हैं। 2 गोलियां मारते हैं और तुरंत डेरे का सेवादार और सभी साथीगण ने बाबा जी को रश किया हॉस्पिटल में ले जाके, और जहां पर काफ़ी देर इलाज चला और इलाज के बाद जो है उनको मृत घोषित कर दिया गया है। तो ये सीधे तौर पर हत्या का है और बहुत ही संवेदनशील घटना है। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है और इम्पोर्टेंट पर्सनल रूप से भी, मेरा व्यक्तिगत रूप से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्सनल भी है और मामला और इतना ये होने के वजह से धार्मिक लीडर है और सबके दिल के साथ लगाव था, तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट घटना है हमारे लिए। घटना के अलावा पर्सनल लॉस भी है, हमारा व्यक्तिगत लॉस है हमारा, ठीक है। पूरे पुलिस परिवार और सभी सिख परिवार और संगत का सभी का लॉस है। तो अभी इमीडिएटली हमने 8 से 9 टीमें हमने बना दिया है। फुटेज में क्लियरली हुलिया आ रहे हैं, वो हुलिया हम आपको शेयर करेंगे मीडिया के माध्यम से। थोड़े ही देर में हम हुलिया शेयर करेंगे और आप सभी से भी अपील है कि यदि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो तो तत्काल हमको। हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। भरत, सबसे पहले बात की जाए तो खटीमा, जहां ये पूरा मामला सामने आया है, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र है। ऐसे में वहां इतनी बड़ी घटना होना, जिसके बाद खबर ये भी है कि जो बाबा तरसेम है, उन्होंने 1 महीना पहले प्रोटेक्शन की मांग की थी, हत्या की आशंका जताई थी। भरत, पूरा जो मामला है भैया, ये नानकमत्ता क्षेत्र का है और मुख्यमंत्री जो है वो खटीमा क्षेत्र की उनकी पुरानी विधानसभा थी। आजकल वो चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं रिया। लेकिन जहाँ तक अगर बात की जाए, क्योंकि जनपद उनका है और जनपद में जो घटना होती है कहीं न कहीं उनसे जुड़ जाती है। अगर बात की जाए जिस तरह की पूरी रिया घटना हुई है, नानकमत्ता जो साहिब गुरुद्वारा, सिखों का पवित्र गुरुद्वारा, प्रमुख गुरुद्वारा है, वहाँ का जो कार सेवा प्रमुख है बाबा तरसेम सिंह की, जिस तरह से आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज आई है सामने, मुझे साफ तौर पर देख सकते हैं बदमाश कितने बेखौफ होकर बाइक में आते हैं और राइफल से, मतलब एक बड़ा हथियार लेकर आते हैं और बाबा तरसेम सिंह पर
सिंह पर 3 फायरिंग करते हैं और 3 फायरिंग करने के बाद बाबा तरसेम सिंह गिर जाते हैं और घायल अवस्था में उनके समर्थक खटीमा लेकर ठीक है भरत, एक बार फिर से आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो खटीमा से एक खबर है, उधम सिंह नगर के खटीमा में ये बड़ा हादसा देखने को मिलता है, ये बड़ा हत्याकांड। आज सुबह 6 बजे जो श्री नानकमत्ता गुरुद्वारा है, जो कि खटीमा का काफी प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, उसके बाहर 2 बदमाश आते हैं बाइक पे और बाबा तरसेम की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। बाबा तरसेम श्री नानकमत्ता गुरुद्वारे के कार सेवा प्रमुख है और उनके ऊपर 3 राउंड फायरिंग की जाती है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 1 महीना पहले उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई थी और प्रशासन से उनको प्रोटेक्शन देने की मांग की थी। वहीं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है और मामले की जांच चल रही है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज यहां पर पुलिस के पास है, तो दोनों ही जो बदमाश हैं, जो अज्ञात हमलावर हैं, उनकी जो चेहरे हैं उनको भी कुछ ही देर में रिवील किया जाएगा और लोगों से उनकी पहचान की अपील यहां पर पुलिस कर रही है। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत शाह उधम सिंह नगर से जुड़ गए हैं। भरत, सवाल यही कि जिस तरह से बाबा तरसेम की अगर बात की जाए, उन्होंने हत्या की आशंका जताई थी, 1 महीना पहले पुलिस प्रशासन से प्रोटेक्शन की मांग की थी, तो आखिर क्यों उनकी मांग नहीं मानी गई, क्यों प्रोटेक्शन नहीं दिया गया? भरत, देखिए, सुरक्षा जब मांगी जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी फॉर्मेलिटीज होती है। पुलिस कहीं ना कहीं अपनी जांच करती है, जांच करने के बाद ही जो भी सुरक्षा चाहता है उसको सुरक्षा दी जाती है। हालांकि जांच का विषय है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में क्यों कार्रवाई नहीं करी और बाबा तरसेम सिंह को सुरक्षा क्यों नहीं दी। लेकिन क्या बात यह है कि बड़ी घटना है, डेरा कार सेवा प्रमुख है बाबा तरसेम सिंह और दिनदहाड़े जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी फुटेज जिस तरह से बेखौफ होकर बदमाश बाइक पे आते हैं और बड़े हथियार मतलब 315 की जो राइफल है उसको लेकर आते हैं और 3 फायरिंग बाबा तरसेम सिंह पर करते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद पीछे की गेट से भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बदमाश बेखौफ थे और कहीं ना कहीं बाबा तरसेम सिंह पर काफी टाइम से उन्होंने रैकी कर रखी थी और रैकी करने के बाद ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया और एक हत्या की घटना के रूप में आज आम जनता के बीच में आ गया। ज्यादा पुलिस की बात की जाए, इसको लेकर एसएसपी ने 9 टीमों का गठन कर दिया है। वही पुलिस मुख्यालय की तरफ से एसआईटी का गठन किया जा रहा है पूरे मामले को लेकर और कहीं ना कहीं क्योंकि सिख संप्रदाय से जुड़े हुए थे और सबसे बड़ी बात है कि बाबा तरसेम सिंह का सिख समाज में एक अपना प्रभुत्व भी था, क्योंकि चुनाव का माहौल है, कहीं कोई आशंका, कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना को लेकर लोगों में रोष ना हो, इसको लेकर पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है। और जनपद भर के जो पुलिस अधिकारी है नानकमत्ता पहुंच चुके थे। मैं खटीमा में मौजूद हूँ, आपको नया अपडेट देना चाहूंगा कि उनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया खटीमा में इस समय जो राजकीय चिकित्सालय है उसमें चल रही है और पोस्टमार्टम करने के बाद बताया जा रहा है कि उनका जो शव है वो नानकमत्ता ले जाया जाएगा, जहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों के लिए रखा जाएगा। ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट है वो भी नानकमत्ता पहुंच सकते हैं। जी भरत, अगर जिस तरह से बात की जाए, इतना बड़ा हत्याकांड इसे अंजाम दिया जाता है सुबह 6 बजे, पहले घटना से पहले पूरी रेकी होती है, प्लानिंग होती है, उसके बाद अंजाम दिया गया। राइफल को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, सबसे बड़े जांच का विषय है कि राइफल लाइसेंसी थी या नहीं, ये तो पुलिस का जांच का विषय है। लेकिन बड़ा हत्या, लेकिन अनुमान कोई बड़ी हत्या होती है तो आप देखते होंगे तमंचे, पिस्टल, छोटे हथियारों से हत्या की जाती है। लेकिन एक राइफल लेकर कहीं दुस्साहसिक घटना है, राइफल एक बड़ा हथियार होता है, उसको लेकर जो बदमाश है बाइक में आते हैं और आप देख सकते हैं कि वीडियो फुटेज है उसमें जो पीछे वाला जो बदमाश है वो लगातार फायरिंग बाबा तरसेम सिंह पर करते हैं। पहली फायरिंग में तो हालांकि बाबा तरसेम सिंह थोड़े होश में रहते हैं, लेकिन दूसरी फायरिंग में आप देख सकते हैं जो फुटेज सामने आई है उसमें बाबा तरसेम नीचे गिर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी वीडियो फुटेज में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दोनों बदमाश है उनकी तस्वीर पूरे तरीके से साफ आई है। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए राहत का विषय है, तो जिसके आधार पर वो जल्द ही इस बात का खुलासा कर सकती है। जो हमारे सूत्रों के अनुसार है, पुलिस जो हमलावर है पुलिस तक पहुंच चुके हैं, हमलावरों की गिरफ्तारी जल्द कर सकती है, इस बात से भी आशंका नहीं जताई सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस के लिए मददगार साबित हो रही है। भरत, अगर बात की जाए उत्तराखंड की, उत्तराखंड राज्य जाना ही अपनी शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ऐसे में उत्तराखंड में इतना बड़ा हत्याकांड देखने को मिलना, वो भी खटीमा जैसी जगह पर, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र है, और जिस तरह से आपने भी तो कुछ देर पहले बताया था कि काफी खास माने जाते हैं बाबा तरसेम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के। ऐसे में चुनाव से एन पहले इतना बड़ा हत्याकांड, इसको अंजाम देना, क्या संदेश देने की कोशिश है हत्यारों की तरफ से? कहीं ना कहीं
चुनाव है, चुनाव को लेकर पुलिस भी पूरे तरीके से सतर्क दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी बात है कि पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। उसके बावजूद भी बदमाशों ने बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि जो बाबा दर्शन सिंह के अगर राजनीतिक इतिहास की बात आपको बताना चाहूंगा कि उस राजनीति तो से कोई उसका वास्ता तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में वो सक्रिय हो जाते थे और ये भी माना जाता था बीजेपी के नजदीक थे। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले ही बताया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नजदीक थे। इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता, लेकिन जिस तरह से घटना हुई है, बाबा दर्शन सिंह की हत्या कर जाती आज दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इसी आशंका को चलते पूरे तरीके से सतर्क है और पूरे जनपद को अलर्ट मोड में डाल दिया गया है। खासकर जो नानमता क्षेत्र है वहां पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि मुख्यमंत्री और सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट भी इनके अंतिम जो उसमें है आ सकते हैं। भरत, जिस तरह से आपने कहा कि राजनीति से प्रेरित नहीं था ये हमला, तो क्या ऐसा माना जाए कोई और रंजिश या कोई और विवाद? देखिए, बाबा जो सत्येंद्र सिंह थे, कहीं ना कहीं डेरा जो यहाँ पर चलता है उसमें काफी समय से थे। उसमें भी कब्जे को लेकर काफी रंजिश चल रही थी, कुछ जमीनी रंजिशें भी इनकी चल रही थी। पुलिस हर पहलू को जांच में लेकर चल रही है और इसीलिए उसने 9 टीमों का गठन किया, जिसमें एसटीएफ शामिल है, एसओजी शामिल है और इसके अलावा स्थानीय पुलिस शामिल है और जिला मुख्यालय की तरफ से भी एसआईटी का गठन कर दिया गया है ताकि हत्याकांड से जुड़े हर पहलू पुलिस की नजर में आए और पुलिस जो है हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर सके। क्योंकि भारत सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास, तो अब बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो 2 चेहरे हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और आगे उनके जो है वो जारी किए जाएंगे पुलिस की तरफ से और लोगों से अपील की जा रही है कि उनकी पहचान की जाए। भरत, देखिए रिया, सबसे बड़ी बात है कि जो सीसीटीवी फुटेज आई है वो सारे मीडिया के लोगों को सोशल मीडिया में पूरे तरीके से वायरल कर दी गई है और उसके आधार पर पुलिस बदमाशों के नजदीक पहुंचना चाह रही है। लेकिन अगर हमारी सूत्रों की अगर बात करें, जो मेरे सूत्र हैं, उसके हिसाब से पुलिस बदमाशों के नजदीक पहुंच चुकी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। और सूत्रों की अगर मैं बात करूँ तो वो 2 दिन से नारंगमता। ठीक है भरत, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। सीएम धामी की लोकप्रियता के चलते कई राज्यों से उन्हें लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के लिए बुलाया जा रहा है। उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों से सीएम धामी की काफी डिमांड आ रही है। बीजेपी संगठन ने कई राज्यों की स्टार प्रचारक की सूची में सीएम धामी को शामिल किया है। सीएम धामी के बोल्ड फैसलों और कामों के चलते उन्हें सभी राज्यों में स्टार प्रचारक के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए, जो समय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मिला है पुष्कर सिंह, उसका एक लगन से और एक लंबी सोच से और मैं कह सकता हूं कि एक विल पावर से जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और उत्तराखंड को इन 2 वर्षों में जिस तरह से उन्होंने एक तरह से मैं कह सकता हूं कि अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कराया है, पार्टी के संगठन के एक एक कार्यकर्ता तक उनकी अप्रोच है और साथ ही साथ जो अभी 20 लाख बहनों से नारी शक्ति बंधन के रूप में उन्होंने फेस टू फेस जो है कार्यक्रमों को संचालित किया है और प्रदेश के अंदर नकल विरोधी एक सख्त कानून वो लाए और जो हमारे संकल्प पत्र का मुख्य बिंदु था यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको पारित कराया। ऐसे अनेकों काम जो प्रदेश के अंदर उन्होंने किए, निश्चित तौर पर आज पूरे प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर उनकी लोकप्रियता है। वहीं बीजेपी के पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने अपने प्राइमरी शिक्षा के अध्यापक रहे अवतार सिंह बिष्ट से उनके गांव मकलोड़ी, पीओ दोंदल और कंडाल स्यू जाकर भेंट की और उनका आशीर्वाद लिया। अनिल बलूनी ने अपने प्राथमिक शिक्षक अवतार सिंह बिष्ट का अंगवस्त्र उड़ाकर सम्मान किया। बलूनी ने कहा कि अनुशासन प्रिय और विद्वान और छात्रों के लिए स्नेह भाव रखने वाले आदरणीय अवतार गुरुजी का वही स्वभाव आज भी कायम है। मैं उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं।
वहीं अब रुख एक बड़ी खबर का जो सीधा देहरादून से आ रही है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच आगे बढ़ रही है। ईडी ने हरक सिंह रावत को समन जारी किया है। 2 अप्रैल को पेश होने के निर्देश दिए हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले भी ईडी ने उन्हें समन जारी किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद अब एक नया समन जारी कर 2 अप्रैल को पेश होने के निर्देश दिए हैं। ये पूरा मामला तब का है जब हरक सिंह रावत वन मंत्री थे और इनके कार्यकाल के दौरान घोटाले का मामला सामने आया था, जिसमें अवैध कटाई की गई थी पेड़ों की और वन विभाग की जमीन पर अवैध तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया था। ये पूरा मामला उसी संबंध में है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही है। इस मामले में ईडी का शिकंजा हरक सिंह रावत पर कसता हुआ नजर आ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, जिस तरह से बात की जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला है, हरक सिंह रावत इसके शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगला एक्शन ईडी का क्या, क्योंकि समन जारी हो गया है और पेशी के लिए और पूछताछ के लिए बुला दिया गया है। तुषार, देखिए, बिल्कुल ये दूसरा समन हरक सिंह रावत को मिला है। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो फरवरी महीने में उन्हें एक समन मिला था जिसमें ईडी में उन्हें पेश होने की बात की गई थी, लेकिन वो नहीं पहुंचे। उन्होंने राजनीतिक कारण बताया था कि इस कारण वो नहीं आ पाएंगे, राजनीतिक कारणों के कारण, क्योंकि चुनाव सर पर है। और फिर एक बार फिर जो ईडी ने समन भेजा है हरक सिंह रावत को और 2 अप्रैल को पेश होने के लिए उन्हें समन भेजा गया है और जल्द से जल्द उन्हें ईडी के सामने जो पूछताछ है, क्योंकि मामला लंबे समय का है, 2019 का है, जब पार्को रेंज में अनियमितता पाई गई थी और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगातार जो सीबीआई है या फिर अन्य जांच एजेंसी है उनकी जांच कर रही थी। और ऐसे में 7 फरवरी को जो ईडी की टीम है वो उनके घर पर पहुंची थी और साथ साथ उनके जितने भी कहा जा सकता है कि उनके रिश्तेदार थे, साथ साथ उनके जो फैमिली परिजन थे, उनके घर पे भी पहुंचे। 16 ठिकानों में उस दिन ईडी ने छापेमारी की थी और उसके साथ साथ जो आईएफएस अधिकारी रह चुके हैं उस वक्त के, उनके घर पे भी पूछताछ हुई थी। तो ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी 7 फरवरी को और उसके बाद लगातार जो उनके परिजन हैं उनसे पूछताछ की गई और अब हरक सिंह रावत को एक बार फिर समन भेजा गया है। उन्हें ईडी के सामने पेश होने की बात कही गई है, क्योंकि मामला लंबा समय जा रहा है और इसके बाद भी अगर वो नहीं सुनते, 1-2 बार और समन भेजे जाएंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो देखा जाएगा कि अभी फिलहाल ईडी इस पे क्या एक्शन लेगी। फिलहाल उन्हें अप्रैल के पहले हफ्ते में बुलाया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। जी तुषार, इससे पहले भी समन दिए गए थे लेकिन वो नहीं पेश हुए। ऐसे में हम देख चुके हैं दिल्ली में किस तरह का माहौल था। दिल्ली में जब समन पर पेशी नहीं हुई तो सीधा गिरफ्तार कर लिया गया। क्या वैसी तस्वीर उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकती है? साथ ही अब क्या वो पेश होंगे और अगर पेश नहीं होते हैं तो क्या कुछ विकल्प हरक सिंह रावत के पास? देखिए, जरूर इनकी मुस्बतें बढ़ सकती हैं आने वाले समय में अगर ये को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। दूसरा समन जा रहा है इनकी जो परिजन है लक्ष्मी, जो कहा जा सकता है कि नगर पंचायत में रही है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है। फिलहाल अभी कुछ महीनों पहले उन्होंने पार्टी कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, क्योंकि ईडी में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया है। उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है, साथ साथ इनके जो परिवार के लोग हैं हरक सिंह रावत के, उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन फिलहाल हरक सिंह रावत ईडी के सामने नहीं आ रहे। अब क्या वजह है इसकी, फिलहाल हरक सिंह मीडिया के सामने भी नहीं आ पा रहे हैं। फिलहाल वो बता रहे हैं कि राजनीतिक कारणों के कारण वो सामने नहीं आ पा रहे हैं, ईडी से नहीं मिल पा रहे हैं। अगर इस समन पर भी हरक सिंह रावत पेश नहीं होते तो आने वाले दूसरे समन पे हम देखने सकते हैं कि उससे पहले इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरक सिंह रावत की हम गिरफ्तारी से मान सकते हैं कि इसके बाद अगर पहले हफ्ते में, अप्रैल के पहले हफ्ते में वो नहीं पहुंचते तो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दिल्ली में जिस तरह से हमने देखा कि केजरीवाल को कई समन भेजे गए, उसके बाद भी गिरफ्तारी हुई। तो ऐसे में हरक सिंह रावत फिलहाल इसके लिए सीरियस नहीं नजर आ रहे हैं। ईडी की जो पूछताछ चल रही है उसके लिए बिल्कुल भी सीरियस नजर नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसे में अगर वो पेश नहीं होते अप्रैल में तो उनकी गिरफ्तारी भी देखी जा सकती है साफ तौर पर। जी बिल्कुल तुषार, कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत संकट के बादलों से मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा 2 अप्रैल को क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज कांग्रेस समिति
कम संसाधनों में चुनाव लड़ रही है, लेकिन जनता उन्हें अपना आशीर्वाद और समर्थन देना चाहती है। बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी का ही अनुसरण कर रही है और गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर नुक्कड़ सभाएं करके जनता को लुभाने का काम कर रही है। बीजेपी को सबसे पहले ये बताना होगा कि उनके द्वारा किसानों के लिए क्या किया गया है, महिलाओं के लिए क्या-क्या किया गया है। जब तक वो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच नहीं रखेंगे, उन्हें जनता नकारने का काम करेगी। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहें हमारे साथ।